हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। इसके पिछली क्लास में हमने जितने टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको हमने एज ए लिस्ट दिखाया था और उसको एज ए ग्राफ भी समझाया था, ठीक है। और आज हमें उन्हीं एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला उस लिस्ट में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो था हमारा, उसका नाम हमने लिया था सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ कहने का मतलब इसके नाम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें डिस्क्राइब हो रही हैं। यहाँ हमने जो डिफिनीशन लिखा है, इस डिफिनीशन पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन इसके नाम से ही हम सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इसके नाम में है, यहाँ लगा हुआ है कीवर्ड, क्या लगा है वर्ड? सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सीरियल का मतलब आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी कार्य को सिक्वेंसली या सीरियल में एक वे में किया जाता है, जिसे हम सीरियल वर्क या प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है कि सीक्वेंस में एक ही कतार में लोग खड़े हैं और उन पर कोई ना कोई प्रोसेस या कोई ना कोई कार्य हो रहा है, ठीक। तो उस सिस्टम को हम सीरियल प्रोसेस भी कहते हैं। और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये बात कही जा रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। आप कंप्यूटर फंडामेंटल में ऑलरेडी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है इंस्ट्रक्शन बेस्ड स्टेप बाय स्टेप वर्क या टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो चीज़ें पॉसिबल कैसे होती हैं? वो चीज़ें पॉसिबल इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होती हैं। तो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो हमारे द्वारा किए गए प्रोसेस या टास्क या कार्य को सीरियल वे में, मतलब एक लेवल टू लेवल या वन स्टेप टू सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह स्टेप या लेवल के कॉन्सेप्ट में जो कार्य करता है या प्रोसेस परफॉर्म करता है उसे हम सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह के एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट में अगर समझा जाए तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है? आपको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया तो हमने दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही थी, नाम ली। एक GUI बेस्ड बताए थे, GUI बेस्ड बताए थे, और दूसरा बताए थे CUI बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग की जो बात हम होती है वो CUI के अंतर्गत आता है। इन दोनों के फुल फॉर्म बताते हैं, फिर इन पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एक हो गया क्या कहते हैं CUI और GUI, ठीक है। तो CUI का मतलब होता है कंसोल यूनिट इंटरफेस, कंसोल यूजर इंटरफेस। क्या? कंसोल यूजर इंटरफेस। तो कंसोल का मतलब ऑलरेडी हमने बता रखा है आप लोगों को, हमारे कंप्यूटर में जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पे टास्क परफॉर्म होता है या कार्य होता है उसे हम कंसोल यूजर इंटरफेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम MS-DOS पे वर्क करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन दिखती है और इस पर हम कमांड बेसिस पे टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी एक स्टेप कार्य हुआ, फिर दूसरा स्टेप हुआ, फिर थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से करते जाते हैं। कोई और चीज़ दिखती नहीं और कोई टास्क हम उसमें परफॉर्म भी नहीं कर सकते। यानी अगर कुछ करना भी होगा तो हमें उसके लिए एक लाइन का कमांड देना पड़ेगा, एक सीक्वेंस में हमने उसे कमांड देना, तब जाके वो टास्क परफॉर्म करेगा। और GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं वो ग्राफिक के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर पे हमें प्रदर्शित हो रही हैं, दिख रही हैं, जिसे हम सिर्फ देख के कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि GUI का यूज करने के लिए उपयोगकर्ता को, यूजर को जानकारी होना आवश्यक है, पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। लेकिन GUI में क्या कर सकता है? अगर बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, थोड़ा सेंसिटिव है,
चीज़ें समझ सकता है तो सिर्फ ये देखेगा कि हाँ इस ग्राफ पे या इस पोजीशन या सिंबल पे क्लिक करने पे ये कार्य होगा, तो उससे भी फॉलो करके अपने कार्य को कर सकता है। तो यहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात हो रही है, जो कि कंसोल यूजर इंटरफेस को फॉलो करता है और इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे हमने बात किया, अब आते हैं थोड़ा सा माइनर वे से इसकी डिफिनीशन में एक्सप्लेन करते हैं कि सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इन सीरियल प्रोसेसिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोसेसेस टेक प्लेस थ्रू कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, सीरियल प्रोसेसिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो टू प्रोसेसेस के बीच में होता है, जो कि कंसोल प्रोसेस के द्वारा दो प्लेसेस को प्रोसेस के लिए ये लेता है। समझ में आया क्या कह रहा है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में दो प्रोसेसेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो कि कंसोल के द्वारा प्लेस या जगह को लेता है। ये कहने का मतलब किसमें है, इन सीरियल प्रोसेसिंग इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की, दूसरे पॉइंट में हमने क्या बताया है उस पर ध्यान देते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इन सीरियल प्रोसेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोसेस वन एप्लीकेशन एट वन टाइम। इससे भी क्लियर हो जा रहा है, अगर इतनी भी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखते हैं, दो लाइन अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम को लिखने के लिए या बताने के लिए, तो भी परफेक्ट है। यहाँ तक कि ये दो लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन को कंप्लीट बनाती है। इसका मतलब बताते हैं, सीरियल प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन एक समय में एक ही एप्लीकेशन पे प्रोसेस कर सकता है। क्या बताया हमने, इन सीरियल प्रोसेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन प्रोसेस वन एप्लीकेशन एट वन टाइम। यहाँ कहने का मतलब क्या है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक समय में एक ही एप्लीकेशन पे प्रोसेस कर सकता है। सो दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमने क्या बताया, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में दो प्रोसेसेस के बीच में कंसोल के द्वारा प्लेस लेके प्रोसेस किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया, सीरियल प्रोसेसिंग में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय पर एक ही एप्लीकेशन पे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ से हमने समझ लिया कि एक समय में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, उसे हम सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी कंसोल के बारे में बताया या CUI की एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो हमारा कौन सा एप्लीकेशन होता है, MS-DOS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक कंसोल एप्लीकेशन होता है, जिस पर एक बार में या एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर एक ही कार्य कर सकता है। इस तरह के कार्य करने का जो फैसिलिटी कंप्यूटर के द्वारा यूजर को प्रोवाइड होती है, वो सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उसको प्राप्त होती है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया, द यूजर कैन नॉट स्टार्ट अदर एप्लीकेशन टिल द प्रोसेसिंग ऑफ वन जॉब और टास्क हैज बीइंग फिनिश्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि यूजर तब तक कोई दूसरा एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता या उस पर कोई प्रोसेस नहीं कर सकता, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले वाला जो प्रोसेसिंग में चल रहा है या जो टास्क प्रोसेसिंग में हो रहा है या जो कार्य हो रहा है उसको फिनिश्ड नहीं कर लेता, तब तक यूजर दूसरे एप्लीकेशन पे कार्य स्टार्ट या प्रोसेस स्टार्ट
नहीं कर सकता। क्लियर? ओके, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं फिर से। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और MS-DOS इज पॉपुलर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एज एग्जाम्पल की बात है, हमने अभी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी वाला जो एप्लीकेशन है या टास्क सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होता है वो क्या होता है? MS-DOS, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन में हमने और क्या बताया? टास्क परफॉर्म्ड वेयर टर्म्ड ए जॉब विच कैन कंपोज ऑफ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, उस टास्क को परफॉर्म करना होता है जिस टर्म जब जिसकी टर्म होती है, जिस जॉब की टर्म होती है, जिसे हम यहाँ पे कंपोज कर सकते हैं। किस लेवल पे कंपोज किया जा सकता है, किसको परफॉर्मेंट होगी? पहला यहाँ पे हमने दिया हाई लेवल सोर्स कोड ऑन कार्डेक। कहने का मतलब हाई लेवल ऑफ सोर्स कोड जो कार्डेक में, मतलब मेमोरी में जो डेटा हमारा ये हाई लेवल ऑफ सोर्स जो पड़ा हुआ है उससे वो डेटा को लेता है, उस पर कार्य करता है। दूसरा यहाँ पे बताया डेटा कार्ड। डेटा कार्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी डिवाइस, उस मेमोरी ऑफ डिवाइस की बात कर रहे हैं जिसपे हम अपने डेटा को होल्ड करते हैं, डेटा को वहाँ से फेच भी करते हैं, उस तरह की डिवाइस को हम डेटा कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम इस पर एक बार मैनुअली बात करना चाहते हैं और इसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मतलब आप सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यह कह सकते हैं, यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो दो प्रोसेसेस के बीच में कंसोल एप्लीकेशन के द्वारा प्लेस लेके प्रोसेसिंग करता है या इंटरेक्शन कराता है या उनके बीच में टास्क परफॉर्म करता है। दूसरी लाइन में हमने बताया सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही एप्लीकेशन पे कार्य कर सकता है। फिर उसके बाद हमने बताया अगर कोई यूजर है या उपयोग करता है, अगर कोई दूसरे एप्लीकेशन पे कार्य करना चाहता है तो दूसरे एप्लीकेशन पे वो कार्य तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक प्रोसेस में चल रही हुई एक जॉब या टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समाप्त नहीं कर दी जाती, तब तक यूजर दूसरे एप्लीकेशन पे कार्य नहीं कर सकता। क्लियर? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जितने भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सभी में आपको डॉस मिल जाएगा। तो आप ये डॉस का अगर यूज करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम सीरियल प्रोसेसिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमने आगे बताया कि किन टर्म को यूज करके जॉब को यहाँ पे क्या करता है, टास्क को परफॉर्म कराता है जॉब पे। हाई लेवल ऑफ सोर्स कोड ऑन कार्ड डेक पर पड़ा हुआ हाई लेवल ऑफ सोर्स कोड जो होता है उस पर ये परफॉर्मेंस सबसे पहले करता है और डेटा कार्ड का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम यहाँ पे डिफिनीशन को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे आगे बताते हैं एडवांटेज ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम और डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए अब हम आगे बताते हैं कि एडवांटेज क्या है इसका और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हमने जो बात की यहाँ पे सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन के बारे में बात की। ठीक है, तो वहाँ पे हमने तो ये बताया कि सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा क्या कार्य करता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने समझ लिया और क्या हमने एग्जांपल दिया वो भी आपने जाना। ठीक है, अब हम यहाँ पे उसकी डिफिनीशन, इंट्रोडक्शन, वर्क प्रोसेस जानने के बाद अब यहाँ पे हम बता रहे हैं सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मतलब ये होता है कि इसका जो हमें फ़ायदा है, बेनिफिट है वो क्या है और इसको उपयोग करने से हमारे जो लॉसेस हैं या कह सकते हैं जो नुकसान है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिया
पहला स्टेप दिया है यहाँ पे एडवांटेज में, इट वर्क इन द फेजेस। कहने का मतलब यह कि फेजेस के फॉर्म में ये कार्य करता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। आगे ईच फेज इज कंपोज्ड ऑफ, यानी जितने भी फेजेज होते हैं उन्हें कंपोज किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें बनी बनाई होती हैं, कुछ यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रोल्स होते हैं जिनका हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हर स्टेप को हम क्या करते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं। तो उस क्रिएटरी फेज का हम इसमें उपयोग करते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे 3 स्टेप्स आते हैं। पहला है सिस्टम सेटअप एंड इनपुट, और दूसरा है मशीन टू रन द प्रोसेस, एंड तीसरा है प्रोड्यूस आउटपुट। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे स्टेप इसके अंदर इन फेज के अंदर फॉलो होते हैं। ये तीनों क्या हैं, इस पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमने दिया सिस्टम सेटअप एंड इनपुट। तो यहाँ पे जो सिस्टम का हमारे सेटअप होता है, मतलब हमारी जो सिस्टम की सेटिंग होती है, जो हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, और यही सिस्टम ये सेट करके बताता है कि हमें इनपुट इस सिस्टम को करना है, क्या इनपुट करना है, क्या प्रोसेस करना है। ये सारी चीज़ें सेटअप हमारा सिस्टम सेटअप के थ्रू होता है, तब जाके हम यहाँ पे क्या करते हैं और इनपुट कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ें होती हैं कि सिस्टम को सेटअप बनाना पड़ना और उसको इनपुट देना, ये 2 कार्य इस फेज में होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप है हमारे पास मशीन टू रन द प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर ऑलरेडी हमारा मशीन है, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हम टास्क या परफॉर्म करना चाहते हैं या रन कराना चाहते हैं, तो किस पे रन हो रहा है, मशीन पे रन हो रहा है। वो प्रोसेस किस पे रन होता है, मशीन पे। ठीक है, करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर का कमाल होता है, या इंटीरियर पार्ट का यूज करके हम उसको रन कराते हैं, जिसे हम प्रोसेसर कहते हैं। तो प्रोसेसर कहने के लिए प्रोसेस तो करता है, लेकिन है तो मशीन का हिस्सा, इसीलिए जब भी हम एक्चुअल उसे बोलेंगे तो एक मशीन ही बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि मशीन हमारे जो हमारा प्रोसेस होता है वो मशीन पे क्या होता है, प्रोसेस जो होता है, रन करता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे दूसरा स्टेप इसका कंप्लीट फेज का। एंड तीसरा यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूस आउटपुट। प्रोड्यूस आउटपुट का मतलब होता है कि जब हमारा इनपुट हो गया सिस्टम सेटअप के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमने प्रोसेस को भी रन करा दिया, मशीन पे प्रोसेस भी करा दिया, तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को हम इनपुट किए प्रोसेस हुआ तो आउटपुट मिलना ऑब्वियसली है। तो हमें हमारे पास क्या मिलेगा, हमें आउटपुट। फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने जब फंडामेंटल पढ़ा होगा तो उस टाइम पे कोई टीचर पढ़ाया होगा, या अगर हमारी क्लास में पढ़े होंगे तो हम ही बताए होंगे। तो जब भी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है तो इसी टास्क पे वर्क करता है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है, इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है, और ये इनपुट इंस्ट्रक्शन जो होता है होने के बाद प्रोसेस्ड होता है, यानी जो भी हम यहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद ये क्या होगा, आउटपुट। हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हमें ये आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ जो छोटा सा हमने दिया है, देखा जाए तो ये भी एक स्टेप को ही फॉलो कर रहा है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए एज ए सीरियल बन रहा है। तो पहला सीक्वेंस एज ए सीरियल में फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। मतलब कि कोई भी डेटा अगर हम इनपुट करेंगे तभी वो प्रोसेस किए जाएंगे। अगर चाहे कोई डेटा ही नहीं है तो प्रोसेस क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप ही इनपुट, यहाँ से इनपुट करेंगे तो डेटा हमारा प्रोसेस के लिए जाएगा, और फिर प्रोसेस किसके थ्रू होता है, ये कोई टास्क या ऐसे नहीं, ये मशीन पे होने वाला एक प्रोसेस होता है कि वो हमने किया क्या है। तो उस पर वो उसके एनालिसिस करता है, उस हिसाब से उसको प्रोसेस करके हमारे डेटा को कंप्लीट करता है, टास्क को हमारे कंप्लीट करता है। और प्रोसेस करने के बाद जब ये टास्क कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो तुरंत ये हमारा आउटपुट के लिए इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो जैसे ही ये आउटपुट के लिए ट्रांसफ़र होता है तो आउटपुट में हमारा रिजल्ट दिखता है। तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप हमारा वही हुआ। तो वही चीज़ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताया गया है कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कार्य कर रहा है तो मतलब इंस्ट्रक्शन हुआ, प्रोसेस हुआ, और जब तक वो आउटपुट दे के फिनिश नहीं होगा तब तक दूसरा इंस्ट्रक्शन उस पर प्रोसेस नहीं कर सकता है, मतलब यूजर कोई कार्य नहीं करा सकता। तो हमने प्रोसेस की बात की, लेकिन अगर इस एप्लीकेशन की यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की तो वो एप्लीकेशन की बात करता है। तो मतलब इसी के कॉन्सेप्ट में एक एप्लीकेशन पे कार्य किया जा रहा है। जब तक इस एप्लीकेशन का टास्क एंड नहीं होता तब तक हम दूसरे पे कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक व्यू है कंप्यूटर का, जो कि हर एक प्रोसेस में इसका उपयोग होना है। मतलब इनपुट होना है, प्रोसेस भी होना अनिवार्य है, और आउटपुट आना ही आना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा किसके लिए, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो यहाँ पे ये तीनों टास्क हमने दे रखा है।
ठीक है। ये तीनों फेज या लेवल या स्टेप कह सकते हैं जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है, तीनों को ये एज ए सीक्वेंस या कह सकते हैं कि सीरियल में परफॉर्म करेगा, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा इस एडवांटेज में हमने यहाँ पे दिया है, प्रोग्राम कैन डायरेक्टली बी डेवलप्ड बाय द ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शन इनटू द बाइनरी कोड, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली प्रोग्राम हमारा जो है ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी कोड में होता है उसके द्वारा डायरेक्ट इसको डेवलप्ड किया जा सकता है, यानी बनाया जा सकता है। यानी ये क्या करता है, किसके अंदर, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये क्या करता है, डायरेक्ट बाइनरी कोड हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने के साथ द्वारा के उसको हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, डेवलप करता है। मतलब जैसे ही रन करता है उसी कोड को तुरंत बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करा देता है और हमें आउटपुट दे देता है। ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। तीसरा स्टेप यहाँ पे है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम डायरेक्टली। अब यहाँ पे दे रहा है कि जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो प्रोग्राम के द्वारा डायरेक्टली प्रोग्राम को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के द्वारा ही वो कंट्रोल होती है। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो उसी समय उसी के द्वारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। मतलब इनके लिए कंट्रोलिंग के लिए अलग से प्रोसेस नहीं होता। जब यहाँ पे डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम क्या है एग्जीक्यूट करेगा तो उसी के द्वारा ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं डिसएडवांटेज, उसके बाद फिर से एक बार इसी पे हम बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो हमने डिसएडवांटेज में भी यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं। ये 4 पॉइंट्स क्या हैं और क्या बताते हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे टू मच मैनुअल ऑपरेटर डिपेंडेंस, यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं अधिक से अधिक कार्य मैनुअल ऑपरेटर्स पे डिपेंडेंस होते हैं, मतलब डिपेंड होता है। मैनुअल ऑपरेटर जो होता है वो जो चाहेगा वही होगा, नहीं चाहेगा कुछ नहीं। ऑटोमेटिकली अगर हम चाहें कोई टास्क हो जाए या कोई प्रोसेस हो जाए तो ये पॉसिबल इसमें नहीं होता। ये इसका डिसएडवांटेज है। जब तक हम उस पर कार्य करेंगे, स्टेप स्टेप को फॉलो कराएंगे, तब तक ये होता रहेगा, अदरवाइज नहीं। फिर टू हाई सेटअप टाइम, टू हाई सेटअप का टाइम का मतलब यह है कि इसमें जिस भी सेटअप या जो भी कार्य होता है तो उस टास्क को करने के लिए अधिक से अधिक टाइम की आवश्यकता होती है, उसके सेटअप और उसके कलेक्शन उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। तीसरा टू लिटिल सीपीयू यूटिलाइजेशन, इसमें क्या होता है सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, वो बहुत कम होता है। हमने ऑलरेडी पहले भी बता रखे हैं कि यूटिलाइजेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस, और यहाँ सीपीयू की बात कर रहा है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये किसके लिए बात हो रही है, सीपीयू के लिए। इसका डिसएडवांटेज किसके लिए बताया जा रहा है, सीपीयू के लिए बताया जा रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन या मेंटेनेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है। लिटिल मतलब बहुत कम, बहुत छोटा, जो किसके लिए दिक्कत कर सकता है, सिस्टम हमारा हैंग भी कर सकता है। एंड चौथा पॉइंट हमारे पास है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्स, और इसमें जो होता है हमारे सिस्टम में जो रिसोर्स होते हैं वो बहुत ही लिमिटेशन में अवेलेबल होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में वो फंक्शनैलिटीज अवेलेबल होती है जिनका यूज करके हम अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हमें और भी अधिक फंक्शनैलिटी या प्रोग्राम बनाने हैं, करने हैं, तो लिमिटेड रिसोर्स हैं तो हम उसका यूज़ करके नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई रिसोर्स ऑफ सिस्टम चाहिए। ये लिमिटेशन या सीमित है, यहाँ भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आ गया। इसको मेरिट और डिमेरिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं इसके बारे में। सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज में ध्यान दीजिए, जो कि फेजेस के फॉर्म में कार्य करता है। इससे एक एक प्रोसेस को या एक एक स्टेप या फेज को ये कंपोज किया जाता है, जिसमें क्या कहते हैं पहला स्टेप क्या होता है, इनपुट होता है, जिसमें हम इनपुट करते हैं यानी सिस्टम के सेटअप के साथ, और इसको इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं। उसके बाद मशीन क्या करता है, उस पर प्रोसेस को रन कराता है, यानी उस प्रोसेस को मशीन पे रन कराया जाता है। जब प्रोसेस रन होता है
तो रन होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, आउटपुट। आउटपुट मतलब रिजल्ट वो जनरेट करता है। ये किसके अंतर्गत हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फेजेस के अंतर्गत। जो यहाँ पे 3 फेज कर सकते हैं मेनली बताए गए। इन फेजेस 3 स्टेप ऑफ लेवल्स ऑफ फेजेस या स्टेप के अंदर भी मल्टीपल स्टेप ऑफ लेवल परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये कॉमनली अगर आप इस तरह से ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए, ये अभी हमने जो वहाँ ग्राफ बताया, ये इनपुट, ये आउटपुट, प्रोसेस और ये आउटपुट, ये तीनों कॉमन है जो कंप्यूटर डिवाइस में परफॉर्म होना मस्ट है। अगर कंप्यूटर को हम इन्हें स्टार्ट भर कर दिया तो ये प्रोसेस परफॉर्म हो जाएंगे, ये होना ही होना है। और दूसरी लाइन में हमने ये बताया कि प्रोग्रामर जो होता है डायरेक्ट बाइनरी कोड से इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके डेवलप कर सकता है। और तीसरा पॉइंट इसमें हमने बताया इनपुट आउट डिवाइस के लिए, इनपुट आउट डिवाइसेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके द्वारा, डायरेक्टली प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिंग टाइम में, या प्रोग्राम जब हमारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसके द्वारा हम अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। दूसरी बार हमने बताया, फिर से उसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं डिसएडवांटेज के लिए। टू मच मैनुअल ऑपरेटर डिपेंडेंस, मतलब इसमें अधिक से अधिक मैनुअल ऑपरेटर के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी होती है। मतलब अधिक से अधिक में मैनुअल ऑपरेटर ही टास्क परफॉर्म करेगा, वर्क करेगा, तभी यह टास्क परफॉर्म, अदरवाइज ऑटोमेटिक नहीं कर सकता। दूसरी बात, यहाँ पे किसी भी सेटअप को करने के लिए, बनाने के लिए अधिक से अधिक टाइम की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे CPU का यूटिलाइजेशन मतलब मेंटेनेंस जो होता है बहुत ही कम, बहुत ही लिटिल, छोटा होता है। और इसमें जो सिस्टम रिसोर्सेस होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ही सीमित होती है, जो कि क्या कहते हैं, ये सारे जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताए हैं हमने, ये सब क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग है। तो आपको यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और इसको अच्छे से आप रीड करिएगा, बुक में भी दिया है कंटेंट, और भी ज़्यादा मैटर आप बना के करिएगा। हमने सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात किए हैं सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की, डिफिनीशन बताया हमने, और सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो सीरियल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों में विशेष डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और देखा जाए तो दोनों के टास्क या वर्क परफॉर्मेंस एक ही जैसा होता है, सिमिलरली वर्क करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी डॉस को प्रायोरिटी अधिक दी जाती है, इसमें भी, क्योंकि वो डॉस बेस्ड ही वर्क करता है, वो कंसोल एप्लीकेशन ही होता है, इसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमने दिया है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये सारी चीज़ें क्वेरी जो हमने यहाँ पे लिखा है और जो हमने बताया है, हम इसकी बात करते हैं, और इसको आप देख के पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग आई जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ जैसे सिंपल बैच की बात की गई, बैच का मतलब आप ये कह सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या फंक्शनलिटी ऑफ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड द सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब पहले स्टेप की। पहले स्टेप की हम बात करते हैं तो पहला स्टेप हमारा यहाँ जो है, इन द अर्लीस्ट डे डिजिटल कंप्यूटर यूजली रन फ्रॉम अ कंसोल। कहने का मतलब ये है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आज के समय में डिजिटल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जा रहा है, और किस तरह से उसको रन कराने के लिए किस एप्लीकेशन का, एक कंसोल के द्वारा यूजुअली इसको डिजिटल कंप्यूटर में आज के दौर में, आज के दिन में इसका उपयोग किया जा रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कह ही नहीं सकते, ऐसा है, ये सत्य है, ट्रू है, क्योंकि आज हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज करते हैं सब डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमने बताया यहाँ पे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंसिस्टेड ऑफ द कार्ड रीडर्स, टेप ड्राइवर्स एंड लाइन प्रिंटर। अब एक ही इनपुट डिवाइसेस को कंसिस्ट कर सकता है, मतलब कि उसे प्रीफर्ड कर सकता है, उस पर वर्क कर सकता है, या उनको प्रिपरेशन करके उस पर वर्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। उन
हार्डवेयर और पार्ट्स ऑफ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यहाँ पे बता रहा है। तो ये इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारे पास? कार्ड रीडर्स हैं, टेप ड्राइवर्स हैं, लाइन प्रिंटर्स हैं। लाइन प्रिंटर्स तो आप जानते हैं जो कि एज लाइन बाई लाइन जो हमारे स्टेप को प्रिंट करते हैं, मैटर को प्रिंट करते हैं, हम लाइन प्रिंट कर रहे हैं। टेप ड्राइवर्स की अगर बात करते हैं तो टेप ड्राइवर्स आप लोग जानते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप आते थे, उनको रीड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है। कार्ड रीडर की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जो भी सिस्टम या कंप्यूटर में हम कार्ड्स का यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ठीक, जिससे हम अपने डेटा को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, तो उन कार्ड रीडर्स को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे तीसरा है डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन में दे रहा है डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन विद द सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट। डायरेक्ट यूजर इंस्ट्रक्शन की बात अगर हम करते हैं तो क्या बता रहा है ये? डायरेक्ट यूजर किसके साथ ये इंटरेक्शन कर सकता है या नहीं? डायरेक्ट यूजर सिस्टम के साथ यानी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ये इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। मतलब डायरेक्ट यूजर सिस्टम के साथ यानी जो पहले से सिस्टम बनाया है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ ये अटैच नहीं हो सकता, जुड़ नहीं सकता है, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे? डायरेक्टली यूजर को पहले से डिफाइंड सिस्टम को साथ उसको अटैच या कम्युनिकेट नहीं करा सकता। देन उसके बाद यहाँ पे है चौथा पॉइंट हमने दिया, द बैच प्रोसेसिंग इज सेम एज द सीरियल प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया है? जो हमारा बैच प्रोसेसिंग है, जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बताया गया सेम एज द सीरियल प्रोसेसिंग टेक्निक, मतलब सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा है। यानी जिस कॉन्सेप्ट का यूज करके सीरियल प्रोसेसिंग टेक्निक का यूज करके जो कार्य होता है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम टास्क परफॉर्म करता है या कार्य करता है, बिल्कुल उसी के समान बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कार्य करता है। लेकिन डिफरेंस क्या होना? अगर एक ही जैसे होंगे तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी चीज़ बताना अनिवार्य है, तो उसके डिफरेंस को आगे बताया गया है। बट इन द बैच प्रोसेसिंग, लेकिन बैच प्रोसेसिंग में क्या है? सिमिलरली टाइप ऑफ जॉब आर फर्स्टली प्रिपेयर्ड। अब यहाँ पे क्या है ना, बैच प्रोसेसिंग टाइप में सिमिलरली मतलब कि समान एक ही प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको पहले ही क्या कर लेता है? प्रिपेयर्ड कर लेता है, तैयार कर लेता है उस पर टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एंड और दे आर स्टोर्ड ऑन द कार्ड। क्या कर रहा है? सबसे पहले यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, जो एक ही प्रकार की जॉब या कार्य हैं उन सभी को सबसे पहले क्या कर ले रहा है? प्रिपेयर्ड मतलब तैयार कर ले रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है? दे आर स्टोर्ड ऑन द कार्ड। उसके बाद वो कार्ड यानी मेमोरी पर वो क्या कर रहा है? उसको स्टोर कर दे रहा है, होल्ड कर दे रहा है। और क्या कर रहा है? एंड दैट कार्ड विल बी सबमिट टू द सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग। उसके बाद वो क्या कर रहा है? कार्ड पे पड़ा हुआ डेटा, कार्ड क्या हो रहा है? सबमिट हो रहा है सिस्टम पे प्रोसेसिंग के लिए। कार्ड क्या हो रहा है? सबमिट हो रहा है। क्या हो रहा है? सबमिट हो रहा है सिस्टम पे प्रोसेसिंग के लिए। यानी कार्ड पे रखा हुआ डेटा जब यहाँ सबमिट होगा तो सिस्टम पे जैसे ही सबमिट होगा तो प्रोसेसिंग के लिए चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रोसेसिंग के लिए कार्ड यहाँ पे सबमिट होगा, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक। पांचवा यहाँ पे पॉइंट जो हमने बताया, द सिस्टम देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन वन बाई वन। यहाँ पे क्या हमने बताया? द सिस्टम देन परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन वन बाई वन। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो ये सिस्टम है वो जितने भी ऑपरेशन हैं उन ऑपरेशन पे जो इसकी परफॉर्मेंस है इस सिस्टम की, वो हर एक ऑपरेशन के इंस्ट्रक्शन पे एक एक करके ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह एक एक इंस्ट्रक्शन पर ओवरऑल ऑपरेशन पे एक एक इंस्ट्रक्शन पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओवरऑल इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑपरेशन पे एक एक इंस्ट्रक्शन को ये क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। छठा पॉइंट हमने बताया टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद द सेम नीड। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद द सेम नीड्स वेयर बैच या ग्रुप
ये भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जॉब की बात करें, यानी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ जॉब की बात करें किसके साथ, सेम नीड ऑफ वेयर, जहाँ पे एक ही ग्रुप की कार्य किए जा रहे हैं, सेम ही प्रकार के ग्रुप की आवश्यकता होती है, वहाँ पर कार्य को साथ में करने में, एक ही साथ प्रोसेस करने में उसमें स्पीड आती है, उसकी प्रोसेसिंग में स्पीड आती, मतलब उस कार्य को और भी तेज़ी से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल में एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज की बात की हमने, फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज की बात की। फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि जो भी टास्क परफॉर्म होता है वो ग्रुप में होता है, ठीक है। तो जब एक ही सिमिलरिटी ऑफ ग्रुप के इंस्ट्रक्शन होंगे, फंक्शनलिटी होंगे, तो जाहिर सी बात है वो फास्ट, एक ही इंस्ट्रक्शन है तो एक ही प्रोसेस सबके लिए होगा, तो फास्ट प्रोसेस हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे हमने बात किया कोबोल लैंग्वेज की, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ठीक, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज सॉरी, ठीक। तो इस पे भी वही चीज़ होती है। तो ये दो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया। सातवां पॉइंट हमने बताया CPU वर्क्स इन द OS ईच नैनोसेकेंड माइक्रोसेकेंड परफॉर्म टास्क। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि CPU का जो कार्य होता है यहाँ इस OS में, यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में परफॉर्मेंस होती है। तो उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे हमने डिफिनीशन बताई यहाँ पे सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये चीज़ें आप लोगों को बखूबी समझ में आ गई होंगी। अब हम देखिए यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे हमने 6-7 पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए बताते हैं। सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसे हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे बताया कि आज के समय में जितने भी डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है वो कंसोल इनपुट पे रन किया जा रहा है, कंसोल एप्लीकेशन का यूज करके उसको कराया जा रहा है। ये किस फॉर्म में बताया जा रहा है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात हो रही है। उसी के साथ यहाँ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ द कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइवर एंड लाइन प्रिंटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइवर्स और कार्ड रीडर को कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, मतलब उन्हें सपोर्ट करती हैं। एंड तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमने बताया डायरेक्ट यूजर्स इंटरेक्शन विद द सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट यूजर क्या कर सकता है, उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर सकता जो ऑलरेडी पहले से इसमें एग्जिस्ट या मौजूद हो, जो मैनर्स, ठीक है। देन चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया द बैच प्रोसेसिंग इज सेम एज द सीरियल प्रोसेसिंग टेक्निक। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो बैच प्रोसेसिंग है, यानी जो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यह बिल्कुल सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्निक पर ही कार्य करता है और वही होता है। लेकिन हम सेम तो कह सकते हैं कि इसी के जैसा होता है, इसी की तरह कार्य करता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, नहीं तो एक ही नाम दिया जा सकता था। तो अलग करने का जो तात्पर्य या कार्य है वो ये है, क्योंकि इसमें जो होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक ही प्रकार के या ग्रुप ऑफ वर्क को तैयार यानी प्रिपेयर्ड करके एक साथ उस पर टास्क परफॉर्म करता है, ठीक। लेकिन सीरियल प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं होता। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्टेप टू स्टेप ये कार्य परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हमने एक्सप्लेन भी किया है। इन द बैच प्रोसेसिंग सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स आर फर्स्टली प्रिपेयर्ड। तो ये क्या बताया हमने, लेकिन यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग में सिमिलरली मतलब एक ही समान, एक ही प्रकार की जॉब को सबसे पहले क्या करता है, प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। और क्या करता है इसके साथ, और इसके साथ करता क्या है, दे आर स्टोर्ड ऑन द कार्ड। प्रिपेयर्ड करने के बाद उसको ये कार्ड पर यानी मेमोरी होती है, कार्ड पर ये क्या करता है, इसको स्टोर कर देता है। देन एंड दैट कार्ड विल बी सबमिट टू द सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग। फिर उस कार्ड को क्या किया जा रहा है, उस कार्ड को ये सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सबमिट करेगा। क्या करेगा, कार्ड को प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में सबमिट कर रहा है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा है, बैच प्रोसेसिंग, सिंपल बैच प्रोसेसिंग, सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको कई नामों से कहा जा सकता है।
देन उसके बाद पांचवा जो हमने यहाँ पे स्टेप बताया, द सिस्टम देन द परफॉर्म ऑल द ऑपरेशन ऑन द इंस्ट्रक्शन 1 बाई 1। अब यहाँ कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में जितने भी ऑपरेशन के ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जितने भी ऑपरेशन यानी सारे ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होते हैं वो एक एक करके परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, छठा स्टेप हमने बताया, टू स्पीड अप प्रोसेसिंग जॉब विद द सेम नीड्स वेयर बैच। अब यहाँ कहने का मतलब है कि जहाँ पे बैच या ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे आवश्यकता है, तो वहाँ पे सेम प्रकार की ही प्रोसेसिंग करके या सेम तरह के ही कार्य करके यहाँ पे जॉब परफॉर्म करके उस प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल में हमने बताया ऑल फॉर्ट्रान लैंग्वेज, यानी फॉर्ट्रान लैंग्वेज में जो ग्रुप ऑफ वर्क या टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो हो जाएंगे, और उसके साथ कोबोल लैंग्वेज, ये दो एग्जाम्पल में हमने बताया। और सातवां जो पॉइंट हमने यहाँ पे बताया सीपीयू के बारे में बताया कि सीपीयू यहाँ पर जो भी कार्य परफॉर्मेंस करता है, सीपीयू इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे सीपीयू जो भी वर्क परफॉर्म करता है वह किस में करता है, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ क्या कहते हैं, हमारा यहाँ पे सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन जो होती है समाप्त होती है, और इसी के साथ अब हम यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बता रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन और उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी हमने 8 प्रकार के बताए हैं, सब में कोई ना कोई एडवांटेज और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होते ही होते हैं, तो उनको भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमने एडवांटेज में बताया, रिड्यूस द सीपीयू आइडियल टाइम ड्यू टू द स्लोअर मैनुअल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीपीयू आइडियल टाइम की, मतलब कि सीपीयू जिस समय इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके कोई टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो मैनुअली जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो सीपीयू का आइडल टाइम क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, एडवांटेज ऑफ सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब उसकी जो टाइमिंग है मॉड्यूल ऑपरेशन के, तो क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमारे सिस्टम की हेल्थ के लिए बेटर होता है। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे बताया एडवांटेज में, ऑफर्स ग्रेटर थ्रूपुट देन सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे इसके लिए एक ऑफर क्या होता है जो सबसे अच्छा महानतम होता है कि सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग का भी इसमें वर्क कर जाता है, यानी सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग भी ये कार्य कर सकता है, यानी सीक्वेंस के भी फॉर्म में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर जाता है और ग्रुप के फॉर्म में तो करता ही करता है। ठीक है, ये इसके एडवांटेज हो गए। मतलब कि जहाँ पे अगर सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग की जगह इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में भी हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करने में सक्षम या कैपेबल नहीं है, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहला पॉइंट ही हमने बताया, एज फॉर एज द प्रोग्राम डेवलपमेंट इज कंसर्न बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ गुड इम्प्रूवमेंट ओवर द सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल सेम है, जो उसी तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को डेवलपमेंट या उसका विकास कर रहे हैं तो हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो इस बात को कंसर्न नहीं करता, मतलब इस बात पर वो आधारित नहीं करता कि वह एक अच्छा इम्प्रूवमेंट सीरियल प्रोसेसिंग यानी सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग की अपेक्षा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट करके हमें रिजल्ट या प्रोग्राम को विकसित करके दे सकता है। कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम, इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर किया गया, और यहाँ पे यही बताया गया है कि सिंपल सीरियल प्रोसेसिंग के ऊपर ये बहुत अच्छा रिस्पांस या इम्प्रूवमेंट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रोग्राम पे नहीं दे सकता है। इस बात को ये इतने अच्छे तरह से इम्प्रूव करके कंसर्न नहीं कर सकता।
दूसरा यहाँ पे हमने पॉइंट बताया टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी जॉब को इनपुट करते हैं प्रोसेस कहने का मतलब ये है इनपुट से लेके आउटपुट तक के बीच में जो प्रोसेस होता है वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। तो उसके बीच में जो ये प्रोसेसिंग होता है आउटपुट रिसीव होने तक उसी सबमिशन यानी उस कार्य को उस सबमिशन ऑफ टास्क या प्रोसेसिंग ऑफ टास्क को या टाइमिंग को मेजर करने का यानी उसे मापने का जो कार्य होता है वो हमारा क्या बताता है टर्न अराउंड टाइम। यानी अगर आपसे कोई पूछे टर्न अराउंड टाइम क्या होता है तो आप सीधे तौर पे एक ही बात बोलेंगे कि इनपुट से लेके आउटपुट मिलने तक के जो प्रोसेसिंग ऑफ टाइम लगता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, कॉमनली यहाँ पे हमने इसको इसी बात को लिखी दिया मेजर फ्रॉम सबमिशन ऑफ अ जॉब टू आउटपुट रिसीव्ड। मतलब क्या कह रहा है मेजर फ्रॉम सबमिशन ऑफ जॉब यानी कि कार्य जो भी जॉब है जो भी वर्क है या टास्क है उसको सबमिट करने से मतलब स्टार्ट करने से लेके और रिजल्ट प्राप्त करने तक जो उसका जो मापन निकलता है उसी को हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो मापन किस पे होता है हमारे प्रोसेसिंग टाइम पर या प्रोसेस पे। ठीक है, आगे यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हमने ये बात कही स्पीड ऑफ मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस आर मच स्लोअर देन सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे सीपीयू को एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंपेयर किया है क्योंकि सीपीयू को मतलब तो आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम यूज कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको यहाँ पे बता दिया गया है जब ब्रैकेट में कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है कि इसमें जो मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनकी स्पीड जो होती है सीपीयू की अपेक्षा स्लो होती है। क्यों होती है स्लो? क्योंकि अगर हमारे इनपुट की स्पीड अधिक हो और प्रोसेसिंग करने वाले की स्पीड कम हो तो हमारे दिए गए इनपुट पर टास्क परफॉर्म करके हमारे टाइम के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट नहीं दे पाएगा। ये इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं सीपीयू हमारा चल रहा है प्रोसेस कर रहा है हम इनपुट कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके एक करेक्टर एक वर्ड यानी एक ग्रुप ऑफ मैसेज को हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यानी आउटपुट के लिए अगर हम क्लियर करते हैं तो भी स्लोली हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे डिसएडवांटेज हैं किसके अंदर बात की जा रही है यहाँ पे सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में। फिर से एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरली फास्टली थोड़ा सा रिपीट करा दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए जब भी किसी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा उसको इस बात को उस पर कंसिडर नहीं करती कि वो सीरियल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ओवर इम्प्रूवमेंट कर रहा है। मतलब सिंपल बैच प्रोसेसिंग या सिंपल सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकता। ये टर्न अराउंड टाइम को हमने बता दिया जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं यानी सबमिशन से लेके और आउटपुट रिसीव करने तक जो भी प्रोसेसिंग ऑफ टाइम लगता है उसे हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप हमने बताया कि यहाँ पे सीपीयू की अपेक्षा जो हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं वो अधिक से अधिक उसकी स्पीड जो होती है कम होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो गया तो इसी के साथ हम क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना बताएं? ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अभी हमने यहाँ पे पढ़ा सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पढ़ने जा रहे हैं मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने उन दोनों में उनकी डिफिनीशन के साथ साथ उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसमें हमने दिया मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कहा गया मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो बैच का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप एक ही साथ एक ही समय पे जो मल्टीपल टास्क या कार्य हम परफॉर्म कर सकते हैं या कर सकते हैं तो उसको हम मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है एक ही, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, ये एक साथ कई टास्क या कई एप्लीकेशन पे कार्य करने की हमें परमिशन प्रोवाइड कराता है, उसे हम मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब यहाँ पे ये है कि टाइम जो होता है हमारे सीपीयू का, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीपल प्रोसेस या एप्लीकेशन पे एक साथ कई टास्क परफॉर्म करा सकता है या कर सकता है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे एज ए डिफिनीशन यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, इसको आप समझिए थोड़ा सा और क्या है और जानने की कोशिश करिए। देखिए हमने यहाँ पे लिखा इन द मल्टी प्रोग्राम द ऑपरेटिंग सिस्टम मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली बाय अ सिंगल प्रोसेसर। ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट लाइन एक ही लाइन अगर आपके दिमाग में रहेगी तब भी आप मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक या एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ सिंगल प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। क्या कहा गया कि मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम या एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ सिंगल प्रोसेसर पर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, या सिंगल प्रोसेसर यानी एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। क्लियर? फिर से एक बार, मल्टी प्रोग्राम्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिंगल प्रोसेसर के द्वारा एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है या करा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने दिया वन मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम job are read into a job pool stored on a disk। कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में जो है एक जॉब को जब रीड किया जाता है तो उस जॉब को पुल मतलब कि पुल में प्रोसेस में होता है, उसके अंतर्गत डिस्क पर क्या करता है, ये होल्ड कर देता है, स्टोर कर देता है, ठीक, ताकि हम दूसरा प्रोसेस जब करने जाएं तो उस पर वो टास्क परफॉर्म करे, जैसे उससे फ्री हो तो पुल ऑफ जॉब को फिर से वो प्रोसेस में ला सके। ठीक है। देन उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे दिया अ सिंगल यूजर कैन नॉट कीप बोथ सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस बिजी। अब यहाँ कह रहा है कि एक सिंगल यूजर जो होता है वो कभी भी सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बिजी नहीं रख सकता। मतलब एक अकेला यूजर कितना भी कार्य सीपीयू पे करे या इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके करे तो वो उसको बिजी नहीं बताएगा, उसका काम आसानी से होता जाएगा। यानी एक अकेला यूजर सीपीयू और इनपुट डिवाइसेस को, इन दोनों को क्या कर बिजी नहीं रख सकता। ठीक है। और आगे हमने बताया मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर रहा है, सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है उसको बढ़ा देता है। मतलब उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने का मतलब ये है कि हमारा सीपीयू भी बेटर वर्क या बेटर परफॉर्मेंस करता है। ठीक है। आगे बाई ऑर्गेनाइजिंग जॉब इन सच मैनर दैट सीपीयू ऑलवेज हैज ए जॉब टू एग्जीक्यूट। उस केस में जब ये किसी जॉब के द्वारा उन चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, जॉब को ऑर्गेनाइज किया गया हो, तो सीपीयू हमेशा क्या करेगा, किसी न किसी एक जॉब को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट कराता रहेगा। यानी किसी न किसी पर कार्य वो कर रहा है, उसके बावजूद भी ये सीपीयू यूटिलाइजेशन में इंक्रीमेंट कर सकता है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों का क्लियर हो गया। क्लियर। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बात रह गई, तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके। इसी के साथ यहाँ पे आज ये तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा कंप्लीट हुआ और तीसरे ऑपरेटिंग के साथ हम ये क्लास समाप्त कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। अभी हमने यहाँ पे और भी 5 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं।
और उनको क्या कहते हैं एक्सप्लेन करना है, जिसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनकी डिफिनीशन के साथ चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट्स को बता रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी हैं। अगर इनको आप समझ जाते हैं तो एक लाइन में कहीं पर भी किसी के भी सामने आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और इनके साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मस्ट होता है, ठीक। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग और भी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको देखिए। ओके, थैंक यू।